आई एम मोहम्मद जाहिद फ्राम गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में टेंसेस पे बात करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 जो मैंने आपको शेयर किया था वो यूट्यूब चैनल से एक वीडियो ली थी, दैट वाज फ्रॉम डैनियल फ्लैश। उस वीडियो में कैलकुलेशन से हट के थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देने की कोशिश की गई थी कि टेंसर्स हैं क्या, इनके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, ये कंपोनेंट्स बनाते कैसे हैं। सो होपफुली आपने वो वीडियो देखी होगी और कंपोनेंट्स और टेंसर्स और वेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। सो आज आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है हम उसको लेके चलते हैं ताकि हम टेंसेस को थोड़ा बेहतर अंदाज में समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो आप लोगों ने पढ़ा था दैट वाज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। हम कहते हैं वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्कस करने के लिए या डिफ़ाइन करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसमें एग्जांपल आपने ली थी टाइम के लिए, मैथ्स के लिए, या और बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होता है उनको एक्सप्लेन करने के लिए। फिर उसके बाद जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आप लोग पढ़ते आए हैं वो वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और एट द सेम टाइम डायरेक्शन चाहिए होती है। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर आप दे दें वो वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ बन गई। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है, तो पहला क्वेश्चन माइंड में ये आएगा कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है। सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए होंगे किसी भी वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो टेंसर्स हैं। अब हम टेंसर्स पे आना चाहते हैं कि वेक्टर्स में भी मैग्नीट्यूड तो था, डायरेक्शन भी थी। अब टेंसर्स क्या चीज़ है, यहाँ भी डायरेक्शन तो होगी लेकिन याद रखें टेंसर्स में सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं होती, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डायरेक्शंस हो सकती है। So we say that the tensors are specified by magnitude and two or more directions. अब दो से ज़्यादा डायरेक्शन या दो डायरेक्शंस कैसे हो सकती हैं, ये भी आप लोग ऑलरेडी बिगिनर्स लेवल पे फिज़िक्स में पढ़ के आए हैं। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, जब आप उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रेस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। लेट्स से मेरे पास ये कैप है पेन की, अगर मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ लाइक वर्टिकली, तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा तो स्ट्रेस की वैल्यू कुछ और आएगी। इसी को मैं इस स्टाइल में रखता हूँ तो मेरे पास स्ट्रेस की वैल्यू कुछ और आएगी, और अगर मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ तो स्ट्रेस की वैल्यू कुछ और आएगी। सो इसका मतलब है यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो किसी एक फैक्टर या किसी एक डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पे ये दो डायरेक्शंस में डिपेंड कर रही है। पहले आपने ये देखना है कि नॉर्मल टू द एरिया क्या था, लाइक एरिया का जो सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन है एक उस पर डिपेंड करेगी, और सेकेंडली डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगी कि आपने किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की। सो हम कह सकते हैं कि टेंसर्स में आपकी डायरेक्शंस दो भी हैं, और इसके अलावा बाकी जो टेंसर्स हैं बाज़ ऐसे भी आएंगे जिसमें दो से ज़्यादा डायरेक्शंस भी हो सकती हैं। जैसे स्ट्रेस के केस में हमने दो डायरेक्शंस देख ली। उसके बाद टेंसर एनालिसिस को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। वैसे तो ये बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें आप बहुत सी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं, स्पेशली आइंस्टाइन का जितना काम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे वो सारे का सारा ऑन द बेसिस ऑफ टेंसर्स हुआ है। उसके अलावा आप मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या उसके अलावा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी टेंसर्स को यूज़ करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स में भी कहीं ना कहीं आप जाके टेंसर्स को यूज़ करेंगे। हम कह सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ नेचुरल लॉज इन फॉर्म्स विच आर इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, वहाँ पे आप लोग टेंसर एनालिसिस को यूज़ करेंगे। वो तमाम लॉज ऑफ फिज़िक्स, नेचुरल लॉज जो कि डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में इनवेरिएंट रहें, चेंज ना हो, उनके एनालिसिस के लिए, उनकी स्टडीज़ के लिए आप टेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा फोकस रहते हैं स्टिल आइंस्टाइन पे, और क्योंकि यहाँ पे भी जो हम लोग टेंसर्स की बेसिक कैलकुलेशंस पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग आइंस्टाइन टेक्निक्स जो यूज़ की गई थी या आइंस्टाइन नोटेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा ये देखेंगे 3 या 4 डायमेंशन जो स्पेस टाइम का कर्व है, ये जो कॉन्स्टेंट है कॉन्सेप्ट है वो कैसे यूज़ हो सकता है। सो आइंस्टाइन यूज टेंसर्स फॉर फार्मूलेशन ऑफ हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके स्केलर्स हैं, जो वेक्टर्स हैं या जो टेंसर्स हैं, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ किसी न किसी फॉर्म में टेंसर्स होती हैं। कैसे पॉसिबल है कि मैं एक स्केलर को टेंसर कह दूँ या किसी एक वेक्टर को मैं टेंसर कह दूँ, ये चले टेंसर तो है ही टेंसर है,
उसके लिए हम लोग मैथमेटिकल एक स्टेप लेते हैं, एक मैथमेटिकल जनरल फार्मूला लेते हैं और उसकी बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक स्केलर को भी टेंसर कह सकते हैं, एक वेक्टर को भी टेंसर कह सकते हैं, और एक टेंसर तो श्योरली टेंसर होगा। सो फार्मूला जो मैं यूज़ करने चाह रहा हूँ वो है n पावर r का। n पावर r का फार्मूला ये कहता है, अब आपके पास n जो है वो नंबर ऑफ लाइक कह सकते हैं डायमेंशंस हो सकती हैं। लेट्स से आसानी के लिए मैं 3 डायमेंशनल स्पेस ले लेता हूँ। सो 3 डायमेंशनल स्पेस में फॉर 3D आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हो जाएंगे n इक्वल टू 3 हो जाएगा, जो ऑलरेडी आप पढ़ के आए थे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। और उसके बाद हम r की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन हो सकती है। सो आसानी के लिए मैंने 3 डायमेंशंस ली, आप 4 डायमेंशन ले लें, लाइक स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट ले लें, या उसके अलावा 2 डायमेंशंस ले लें या 1 डायमेंशन ले लें। सो 3 डायमेंशंस पे ज़रा फोकस करके हम देखना चाहते हैं कि हम कैसे स्केलर्स को टेंसर्स कह रहे थे, कैसे हम वेक्टर्स को टेंसर्स कह रहे थे, या कैसे टेंसर्स के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो यहाँ से आगे चलते हैं। तो n पावर r का फार्मूला जो था, इसके मुताबिक अगर मैं 3 डायमेंशंस में जाऊँ, जब मैं r की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ, लेट्स से r की पहली वैल्यू 0 लेते हैं। तो जब r की वैल्यू 0 है, n ऑलरेडी मैं कह चुका था कि मैं 3 डायमेंशंस में जाना चाह रहा हूँ, तो n पावर r जो होगा वो बन जाएगा आपके पास 3 पावर 0, और ये है बराबर 1 के। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपका टेंसर ऑफ ऑर्डर 0 होगा उसका हमेशा सिर्फ एक कंपोनेंट होगा। तो ज़रा अपने टॉपिक पे वापस जाएं। जब हमने स्केलर्स की बात की थी, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने कहा था उसका सिर्फ एक कंपोनेंट होता है। स्केलर क्वांटिटी को आप फर्दर कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सो जो आपका रैंक 0 था, यहाँ से लाइक मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर आपका रैंक 0 हो तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, हम कह सकते हैं एक कंपोनेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ज़रा सेकंड स्टेज पे। मैं बात कर रहा हूँ n हमने 3 डायमेंशनल स्पेस ली हुई है, r की वैल्यू 0 ले चुके थे, अब r की नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं इक्वल टू 1। जब r की वैल्यू मैंने 1 ली तो फार्मूला कुछ हमारे पास था n पावर r के लिए। सो ये बनेगा 3 पावर 1। सो मतलब क्या हुआ, 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए। सो जो आपका ऑर्डर या जो आपका रैंक 1 था, रैंक 1 का जो भी कोई टेंसर होगा उसके 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए, और रैंक 0 का जो आपका टेंसर था उसका सिर्फ एक कंपोनेंट होना चाहिए। तो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने इसमें एग्जांपल पढ़ी थी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़, और वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपने कहा था कि जो आपके 3 डायमेंशंस हैं, अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में कंपोनेंट लें, लेट से एक वेक्टर ए है तो उसके 3 कंपोनेंट्स आएंगे, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। सो टेंसर ऑफ ऑर्डर 0 is called scalar. Tensor of order 1 is called a vector physical quantity. So scalar physical quantity जो थी उसका सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, लेट से n तो मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस ही लिया हुआ है, r की वैल्यू मैंने 0 और 1 यूज़ कर दी थी, अब r की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2। जब r की वैल्यू 2 ले ली तो फार्मूला मेरे पास जो था दैट वाज n पावर r। तो n पावर r बता रहा है 3 पावर 2। तो 3 पावर 2 जब आप लिखेंगे तो ये बनेगा 3 3 ज़ार 9। सो वो टेंसर जिसका रैंक 2 होगा उसके 9 कंपोनेंट्स होंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब ये 9 कंपोनेंट्स आप डैनियल फ्लैश की वीडियो में देख चुके थे। अगर हम इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी बात करें तो आपके कंपोनेंट्स जो थे वो एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड,
वाई एक्स वाई 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 जेड, जेड एक्स जेड वाई जेड जेड था, जो सिंपली आपके पास मैट्रिसेस की फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। या अगर आप उसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर ए के कंपोनेंट लिखना चाहें तो वो A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, देन A31, A32 एंड A33 हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ टेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंटली मैट्रिसेस को यूज़ करेंगे, क्योंकि मैट्रिसेस के बारे में आप लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं और आप लोगों को बेटर आइडिया होता है कि इनकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। सो जो आपका ऑर्डर 2 का रैंक 2 का मैट्रिक्स था उसके जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बनेंगे वो 9 बनेंगे। फर्दर अगर हम ज़ुबानी कैलकुलेशन करना चाहें तो n पावर r में जो 3 डायमेंशनल स्पेस में रैंक 3 का मैट्रिक्स होगा उसके कंपोनेंट बनेंगे 3 पावर 3 जो कि 27 बनते हैं। और अगर हम रैंक 4 ले लें, r की वैल्यू 4 ले लें तो उस टेंसर के कंपोनेंट्स कितने बनेंगे? 3 पावर 4 बनेंगे। सो 3 पावर 4 का मतलब है 81। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स बनते हैं। अब ज़रा बात करते हैं जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने यूज़ किया। वहाँ पे उसने 4 डायमेंशनल स्पेस ली, लाइक एक्स वाई जेड के साथ उसने टाइम को भी लिया। सो आपके नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स हो गए 4। सो 4 डायमेंशनल स्पेस में जो आपके नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स बनेंगे वो 4 पावर 4 बनेंगे। सो 4 पावर 4 बनता है 256। सो इसका मतलब है यहाँ पे आपके 256 कंपोनेंट्स आते हैं। सो दैट वाज द बेसिक फ्रॉम टेंसर एनालिसिस। अब इसमें आप लोग ज़रा इसका डैनियल फ्लैश की वीडियो भी देखें और इसमें भी आपका जो HK दास एंड रामा वर्मा की MMP की बुक है वहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके बाद जॉर्ज ऑस्किन की बुक जो है वहाँ पे भी टेंसेस का कुछ बिगिनर पोर्शन अवेलेबल है एक चैप्टर में, सब चैप्टर की फॉर्म में। तो इनको थोड़ा सा देख के आप लोग स्टडी करें। आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो इंशाल्लाह हम कल लाइव सेशन में आके उसको डिस्कस कर सकते हैं। वंस आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसके बाद हम फर्दर आगे इनकी कैलकुलेशंस पे जाएंगे कि आइंस्टाइन नोटेशन क्या है, डायरेक्शन को साइंस कैसे लिए जाएंगे इसमें, या उसके अलावा समेशन कन्वेंशन कौन कौन सी यूज़ किए जाती हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में जाते हुए कैसे यूज़ करेंगे या दूसरे सिस्टम से वापस पहले सिस्टम में जाते हुए हम किस तरह से चेंजेस ले सकते हैं। तो आप के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई फीडबैक हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप बता सकते हैं और इंशाल्लाह कल लाइव सेशन होगा हम उसमें भी बात कर सकते हैं। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू।